बेटा अगर लायक है तो पैसा जुटाने की कोई जरूरत नहीं, बेटा ना लायक है तो भी पैसा जुटा क्या करोगे, सब बेच खाएगा। आजकल एक बेटा प्रधानमंत्री बना इस देश का कि पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। कबीर साहब लिखा तो सबके लिए, लेकिन उल्टा हो गया। अब भाई अब क्या हो रहा है, दूसरे का भी जितना हड़प ले वो सब हो रहा है, और दोनों हाथ उलीच के किसको दिया जा रहा है, जो चुनाव लड़वाते हैं अपने दोस्त अंबानी और अडानी जो प्रधानमंत्री बनवाते हैं। तो उसने बड़ा हाथ फैलाकर नारा दिया था, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जब आया रेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चलाएंगे, हवाई जहाज बेच दिया। तो हम तो ताकत उनसे लेते हैं साहब, हम तो बोल के चले जाएंगे, लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं। आपको सैल्यूट करते हुए एक बात कह रहा हूं, जमीन पर किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश में एकेडमिया में बैठे बड़े बड़े प्रोफेसरों ने, मीडिया में बैठे बड़े बड़े पत्रकारों ने, संसद में बैठे बड़े बड़े कद के लोगों ने हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं किया, हमारे लोगों को अपमानित किया, फूलन देवी को अपमानित किया। छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, युद्ध बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आए। उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले में जो कुछ दिन पहले तक फैजाबाद था, जब इसका विकास हुआ तो इसका नाम बदल के अयोध्या रख दिया। हालांकि हम लोग पहले जब जाते थे तो दोनों स्टेशन पढ़ते थे, फैजाबाद भी पढ़ता था, अयोध्या भी पढ़ता था, फिर भी पता नहीं क्या फैजाबाद कबूल नहीं हुआ। मेरे जिले का भी नाम आजमगढ़ है, देखते कब तक वो चलता है, उसका भी नाम बदलना चाह रहे हैं। और मैंने देखा कि 20-25 तो बड़े शहर ऐसे हैं जिसका नाम बदलना पड़ेगा, और गांव तक नाम बदलने लगे तो 2-3 सरकार तो नाम बदलने में निकल जाएगी। इतने नाम हमारे उत्तर प्रदेश में उस मिजाज के हैं जिस मिजाज वालों से इनको नफरत है। तो ऐसे अयोध्या के इस सरजमी पर मेरे पूर्व के वक्ता अभी बता रहे थे कि भाई ये अयोध्या का इतिहास यही नहीं है। कहते हैं कि उनके भगवान यहाँ पैदा हुए, मानते हैं वो, लेकिन इसका इतिहास एक बुद्धिस्ट परंपरा का भी इतिहास है। और इस मंच पे भी आपने 2 झंडा लगाया है, एक तरफ वाला झंडा जय भीम का है और एक तरफ ये पंचशील का झंडा है। तो मैं इन रंगों को जब देखता हूं, बाबा साहब को भी नीला रंग बहुत पसंद था, मानवर कांशीराम ने तो उस नीले रंग को राजनीतिक रंग बना करके हाथी का चुनाव चिन्ह लिया। तो हाथी विराटता का प्रतीक, ताकत का प्रतीक, वो तथागत बुद्ध से आ रहा है, और बुलंदी का प्रतीक। हमारे यहाँ ओबीसी समाज के लोग हैं, वो पीले रंग को बहुत अपनी चेतना से, अपनी विरासत से जोड़कर देखते हैं। लाल रंग को क्रांति का रंग कहा जाता है, और इस पंचशील के झंडे में आप देखेंगे वो सारे रंग हैं। मुझे लगता है एक वैचारिक ताकत हमें अगर कहीं से लेनी चाहिए तो वो तथागत बुद्ध की ताकत है, जो समता और न्याय की ताकत है। तो ऐसे आयोजन में आज आने का ऐसे वक्त में मौका मिला है जब आज ही के दिन इस देश में एक महिला आदिवासी पहली बार राष्ट्रपति बनी, और आज उन्होंने शपथ लिया है। और ये बड़ा दिन है, गौरव का दिन है, मैं तो इसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। नीरज भाई ने जिक्र किया, क्योंकि 75 साल में बहुत लोगों का शासन रहा, उन्हें तो नहीं फिक्र हुई कि कोई महिला आदिवासी भी इस राष्ट्र की राष्ट्रपति हो सकती है। बहुत लोगों को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, तो पहली बार अगर कोई बन रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये एक प्रतीकात्मक स्वागत है, प्रतीकात्मक उपलब्धि है, एक व्यक्ति की उपलब्धि है जिसका विरोध आप नहीं कर सकते, क्योंकि उन व्यक्तियों के बीच में से कुछ लोग ऐसे निकलते हैं जिनकी उपलब्धि केवल अपनी उपलब्धि नहीं होती, पूरे समाज की उपलब्धि होती है।
और उसी दिल्ली की संसद तक पहुंचने वाली एक वीरांगना का नाम था फूलन देवी, जो केवल व्यक्तिगत नाम नहीं है, वो एक क्रांति का नाम है, एक विद्रोह का नाम है, एक उम्मीद का नाम है। इसलिए आज के दिन फूलन देवी को याद करना मेरे लिए बड़ी बात है। इसको इधर घुमा। आज सुबह सुबह एक कविता देखी थी। वो सोचते थे हर फूल बेरहमी से तोड़ देंगे, वो सोचते थे कि हर फूल बेरहमी से तोड़ देंगे और बगीचा उफ तक न करेगा, मगर उनका फूलों में, बगीचों में फूलन से मिलना बाकी था। नाम रखा था उनका फूलन देवी, जो फूल से कोमल, बहुत सामान्य पृष्ठभूमि, गरीब पृष्ठभूमि, क्योंकि शुरुआत फूलन देवी से ही करना जरूरी है, हम फूलन देवी को याद कर रहे हैं। लेकिन वो एक ऐसी बालिका, एक ऐसी बच्ची जो अपनी मां से इस बात के लिए लड़ती है कि हमारे इलाके में हमारे लोगों का कोई सम्मान क्यों नहीं, कोई भी क्यों अपमानित करता रहता है। बहुत कम उम्र की थी। एक किस्सा मिलता है कि फूलन देवी दिन भर अपने परिवार वालों के साथ मजदूरी करती हैं एक सवर्ण के घर पे, उसका घर की दीवार बनाने के लिए, और शाम को जब जाने लगती हैं तो उनको मजदूरी नहीं देते, वो काम करा लेते, मजदूरी नहीं देते। तो जब वो जाने लगती हैं, मजदूरी नहीं मिलती, अपमानित करते, गाली देते, सारे लोग वापस लौट जाते। फूलन लौट के आती और रात के अंधेरे में जो दीवार दिन भर में बनाई रहती उसे गिरा देती, और उसकी उम्र मुश्किल से 8-9 साल की। हमारे यहाँ कहावत है, पूत के पांव पालने में होनहार बिरवान के होत चीकने पात। कहावत दो ठो हमने बोला, एक की शुरुआत थी पूत के पांव पालने में, तो पुत्रियों के पांव। दूसरी कहावत होनहार बीरवान के, दोनों पुरुषों के ऊपर ही कहावत बनी है। हमारे यहाँ कविता भी लिखी तुलसीदास ने, तो लिखा कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। बेटा अगर लायक है तो पैसा जुटाने की कोई जरूरत नहीं, बेटा ना लायक है तो भी पैसा जुटा क्या करोगे, सब बेच खाएगा। आजकल एक बेटा प्रधानमंत्री बना है इस देश का। भाई सदियों से जो आजादी में जितना लायक था, जितना लोगों ने जुटाया था, दोनों, कबीर ने एक दोहा लिखा है। मैं देखिए हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, भाषा वहां से देने मुझे आता नहीं, ये तो सोशल मीडिया की देन है भाई। अच्छा एक बात बताएं, बातचीत करने की शैली में ही करूंगा क्योंकि हम लोग हैं प्रोफेसर लोग, व्याख्यान देने का तो ज्यादा गंभीर हो जाने पे बात होती नहीं। हम तो अपने गांव, अपने इलाके में आए हैं। मैं तो ये मानता हूं आप लखनऊ और लखनऊ से आगे जितना पढ़ते जाइए, बोली भी लगभग वही मिलेगी, भाषा भी वही मिलेगी, मिजाज भी वही मिलेगा, और वही बदहाली, वही जहालत, वही गरीबी भी मिलेगी। तो हमारे यहाँ कबीर ने का दोहा लिखा है कि पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। कबीर साहब लिखा तो सबके लिए, लेकिन उल्टा हो गया। अब भाई अब क्या हो रहा है, दूसरे का भी जितना हड़प ले वो सब हो रहा है, और दोनों हाथ उलीच के किसको दिया जा रहा है, जो चुनाव लड़वाते हैं अपने दोस्त अंबानी और अडानी, जो प्रधानमंत्री बनवाते हैं। तो वो एक बेटा ऐसा भी है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, नारा याद है। बड़े और वैचारिक मंचों से कभी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। व्यक्तियों की औकात ही क्या है, हम तो प्रवृत्तियों से लड़ रहे हैं। तो उसने बड़ा हाथ फैलाकर नारा दिया था, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जब आया रेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चलाएंगे, हवाई जहाज बेच दिया। बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, 58 साल से ऊपर महिलाएं और 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को ट्रेन में टिकट में छूट मिलती थी ना आधा, तो आपको भी बुरा लगता था, आपने उनको जिता दिया, आपकी सिक्योरिटी खत्म कर दी, एंजॉय करिए। सब बेच दिया बारी बारी, और अब जमीन बेच रहे, स्कूल बेच दिया। आपके विषय में आज के कार्यक्रम में लिखा हुआ है, शिक्षा के बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता, शिक्षा बेच दी।
शिक्षा बेच दी और उसके बाद सब बेच दिया। और उसका दोष क्या दे, उसने तो कहा ही था मेरा क्या है जी, मैं तो फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा। हम और आप सोचें कि आपका क्या होगा, हमारा क्या होगा। ये हो रहा हमारे यहां। तो लायक और नालायक का तो ये कसौटी हो गई है। फूलन देवी अपने घर की एक लायक लड़की थी। लोग कहते हैं बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी को ताकतवर कहलाने के लिए मर्दानी कहलाना पड़ता है। यानी ताकत किसके पास होती है? मर्द के पास। औरतें तो वैसे ही कमजोर होती हैं। इसलिए मुझे इस शब्द से भी आपत्ति है, मैं भी इसका इस्तेमाल करते रहता हूं। अभी हम आ रहे थे, हमारे सुमित भाई आए हुए हैं दिल्ली से, नीरज भाई है, तो हम ये बात कर रहे थे कि वीरांगना शब्द तो वीर से बना हुआ है, वीर की अंगना। यानी ताकत किसके पास? ताकतवर कौन? पुरुष। महिलाओं के लिए ताकतवर कोई शब्द ही नहीं बना है। हम इतने महिला विरोधी समाज हैं। हमने महिलाओं के नाम पर कहावतें नहीं बनाई है, महिलाओं के नाम पर ताकत के शब्द नहीं बनाए हैं। महिलाओं के नाम पर अगर कोई बनाया है तो केवल और केवल गालियां बनाई हैं। हमारी सारी गालियां महिला विरोधी होती हैं। ऐसे समाज में फूलन देवी का जन्म हुआ। और फूलन देवी जो बचपन से ही विद्रोही तेवर के थी, मैं इसलिए वीरांगना की बजाय क्रांतिकारी और विद्रोही फूलन को याद करता हूं। और इसलिए मैं फूलन देवी को याद करते हुए बहुत शिद्दत से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उस फूलन ने सहा अपने जीवन में वह सब कुछ जो इस मुल्क की महिलाएं, और उसमें भी कमजोर, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पसमानदा घरों की महिलाएं जाने कितने सालों से सहती चली आ रही थी। जो फूलन के ऊपर हुआ वो इस देश में महिलाओं के ऊपर कोई पहली घटना नहीं थी। महिलाओं पर वो जुल्म तो जाने कब से हो रहे थे, मगर महिलाएं उसे सह रही थी। विद्रोह का तेवर बहुत कम निकला। जब हमारे यहां संत आंदोलन चला तो अय्यंकाली से लेकर के तमाम विद्रोही नायिकाएं निकली, लेकिन वो बहुत बाद में आकर के 18वीं शताब्दी 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के साथ सावित्रीबाई फूले के रूप में एक महिला निकली, जिसने अपना घर छोड़ा, समाज छोड़ा, अपनी मर्यादा को छोड़ा, जो समाज के थोपी गई मर्यादा थी। लेकिन उसके ऊपर पत्थर बरसाए गए, गोबर फेंके गए, लेकिन उसने कहा कि तुम मेरे ऊपर कीचड़, पत्थर और गोबर फेंकते चले गए और मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को पढ़ाती चली गई। आने वाली पीढ़ियां मेरा हिसाब करेंगी। और आज सावित्रीबाई फूले इस देश की महिलाओं की एक आइकॉन बनकर के उभरी। लेकिन वो झेला जो फूलन ने, वो उन्हें नहीं झेलना पड़ा। लेकिन यह भी सच है कि स्कूल खोलने के लिए, बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए जो काम करना पड़ा था सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को, उन्हें घर से निकाल दिया गया। यही तो सजा थी उन्हीं। ज्योतिबा फूले अगर कोशिश करते कि पुणे के भीड़ावली गांव में राम मंदिर बनवाना है तो हो सकता है चंदा भी मिल जाता। स्कूल बनवाना था, घर से निकाल दिया गया। यह फर्क है हमारे समाज में। लेकिन नायिकाएं कैसे, नायक नायिका कैसे उभरते हैं, यह उसका इतिहास है। ज्योतिबा फूले किस जाति से आते थे? माली जाति के थे। और माली आजकल किस कम्युनिटी में आते हैं? अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी में आते हैं। ओबीसी को तो, यहाँ के ओबीसी को तो पता ही नहीं था। मैं उत्तर प्रदेश से हूं और देखिए भाई, हमने शुरू में ही कर दिया था, आप लोगों ने हमें बुलाया है और नीरज भाई हमारे पहले बोल चुके हैं। और नीरज भाई जहां बोल देते हैं वहां जैसे लगता है कि एक लकीर खींच दिया है, इसके नीचे तो मत जाना, ऊपर ही रहना। और इतना नाम लेके उन्होंने आलोचना कर दी। और रहते लखनऊ में है। इनको पता नहीं बुलडोजर से डर क्यों नहीं लगता है। जब ये नहीं डर रहे हैं तो अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के पहली आलोचना मैं ये करता हूं कि इसे उत्तर प्रदेश में मंडल आंदोलन के बाद, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद भी
समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग भी ज्योतिबा फुले के नाम पर रखे गए जिले का नाम बदलते हैं, और यह गुनाह आपके लोगों के ऊपर है, और इसे भी आपको याद रखना चाहिए। ज्योतिबा फुले के नाम पर तो जिले का नाम रख दिया था। आज भी किसी संघी की हिम्मत नहीं होगी कि डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया या फुले के नाम पर कोई इमारत, कोई भी संस्थान रख दिया जाए, उसका नाम बदल के वो दिखा दे। लेकिन हमारे लोगों ने यह गुनाह किया। अब ये जानबूझ के किया या उनसे करवाया गया, गुनाह तो गुनाह है भाई। उसी गुनाह में शामिल था प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ना। माफी तो मांगनी चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। अगर आप आज चाहते हैं कि मानते हैं कि गलती हुई है, परशुराम की कटार उठाने में हिचक नहीं होती है, और प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ दिया, 2 लाइन बोल के कहिए ना कि उससे हमारी गलती हुई, हमारी सरकार बनेगी तो प्रमोशन में रिजर्वेशन रेट्रोस्पेक्टिव ढंग से लागू करेंगे, ये आपको कहना चाहिए। ये काम हुआ तो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, जब ज्योतिबा फुले को घर से निकाला तो स्कूल खोलने के लिए जमीन देने से लेकर रहने के लिए घर देने वाले शख्स का नाम था उस्मान शेख, और उनकी बहन फातिमा शेख उनके स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी। उस साझे विरासत वाले ज्योतिबा फुले और उस्मान शेख के देश में आज यहां पर बोला जा रहा है 80% हिंदुओं एक हो जाओ, 20% मुसलमानों को इस देश से बाहर करना है, इसलिए 85% बहुजनों। मैं तुमसे पूछने आया हूं, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है क्या? अगर मुसलमान दुश्मन होता तो उस्मान शेख और फातिमा शेख कौन थे? आपकी जड़ें कहां हैं? मैं केवल उसी से आपको रूबरू कराने आया। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नया नहीं। हो सकता है मेरे बोलने के बाद इस परिसर में बहुत सारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। मैं तो कई बार जाके संकोच में आता हूं नीरज भाई, कि जितनी हमारी उम्र नहीं, उससे ज्यादा तो लोग संघर्षों में अपना जीवन खपा दिए होते, वो हमारे सामने बैठे होते। हम आपसे ऊर्जा लेते हैं साहब, और हम तो फिर भी दिल्ली में बैठे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, गाय भैंस चराते थे वहीं आजमगढ़ में, और कुछ नहीं पता था कि एक दिन वहां पहुंचेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अच्छा जब ये बोलता हूं तो कुछ लोग कहते हैं अपना प्रचार खुद ही करता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर है। अरे हम ये प्रचार नहीं कर रहे, हम ये बताना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी टॉप करने के बाद हमारे प्रोफेसर ने कहा कि अहीरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके अगर यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे तो हमारे घरों के बच्चे कहां जाएंगे। तब मुझे चिंता होती है कि हम तो जातिवादी नहीं थे साहब, ये तुमने हमें जातिवादी बनाया। जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल था मैं और मुझे कांटा बनाकर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। हम तो नहीं मानते थे जाति, तुमने हमें एहसास कराया कि हम अहीर के बच्चे हैं, हम गाय भैंस चराएं तभी अच्छे लगते हैं, हम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाएं तो तुम्हारी आंखों को चुभते हैं। अरे प्रोफेसर की बात छोड़िए, इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बन जाए भी अहीर का बच्चा, तो वो जब जाए तो गंगा जल से उसका घर शुद्ध कराना पड़ता है। फिर भी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है कि जाति क्या चीज होती है। आपके अपने प्रदेश की बात है भाई, गंगा जल से धुलवाया था ना। ये जाति का मयार है, आप मानो न मानो, ये वो संरचना है जो आप जब मर जाओ, आपके घर के लोग मर जाएं तो दफन कहां होंगे उसमें भी जाति खोज लेते हैं। और अभी 4-5 दिन पहले की घटना है, उस लाश को कब्रिस्तान से उठाकर बाहर करवाया कि ये अछूत जाति के लोग हैं, यहां दफन नहीं हो सकते। उस संरचना का नाम है जाति। कांवड़ ढोने वाले यात्री अगर दुर्घटना के शिकार हो जाएं तो 7 या 9 लोग मरे थे, और प्रेस विज्ञप्ति करके सरकार बताती है कि 2 गड़रिया हैं, 2 कुर्मी हैं, 2 ये हैं और 1 बाभन है। ये है जाति, और आप हमसे कहते हो कि हम जातिवादी हैं। अच्छा अगर वो तो सरकारी दस्तावेज था, ब्राह्मण को लिख रहे हैं ब्राह्मण और बाकी 2 जनों को लिख रहे हैं गड़रिया, फिर भी गड़रिया लोग सोचेंगे हम तो हिंदू हैं साहब। आपको वो हिंदू मानता कहां है? जैसे फूलन देवी को वो इंसान ही नहीं मान रहे थे। अगर इंसान मानते तो जिस महिला का
कम उम्र में शादी अपने से 2 गुना 3 गुना उम्र के व्यक्ति के साथ गरीबी, मजबूरी, लाचारी में की गई। वो जाकर अपने ससुराल में भी शोषण और वंचना का शिकार हुई, बीमार हुई। कम उम्र की लड़की वापस घर लौटी, वापस घर लौट कर आई और कही कि मैं वहां जाऊंगी नहीं। घर वाले बेचैन, परेशान कि हमारे यहां तो कहावत बन गई कि घर से बेटी विदा होती है डोली पर और ससुराल में आती है डोली पर, लौटेगी तो उसकी अर्थी लौटेगी। लेकिन हमारे यहां क्या हुआ, फूलन अपना घर छोड़ कर आई। देखिए भाई, मैं बात कर रहा हूं फूलन देवी की। और दूसरी बात एक और मैं कहता हूं, जिस मंच पर इतने बड़े बड़े लोगों की आप तस्वीरें लगाते हैं ना, इस मंच की गरिमा ये इस बात में है, या तो इस मंच पर आइए मत और बोलिए मत, और या तो बोलिए तो ईमानदारी और आंख में आंख डाल करके वो सच बोलिए जो इस वक्त में कहना सबसे जरूरी है। इसलिए ये बात कह रहा हूं। तथागत बुद्ध और बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार का नाम लेकर के यहां छोटी छोटी मीठी मीठी चुपड़ी बातें की जाए, उससे इस कार्यक्रम का कोई शोभा नहीं है। मैं इसलिए फूलन देवी को याद करते हुए उस भाव को सोच रहा हूं जो उस लड़की के मन में था। उस लड़की ने यह बात घर वालों को बताई कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, वो मेरा शोषण करते हैं। मैं आपसे हाथ उठा के पूछ रहा हूं कि हमारे आपके गांव में, मोहल्लों में ऐसे शोषण सहती हुई महिलाएं नहीं है? हर गांव, हर कस्बे में है। और मैं जब यहां खड़ा हूं तो 2 दिन पहले आदिवासी आइकॉन बन करके उभरी एक ऐसी महिला से मिलकर आया हूं, उससे इंटरव्यू लेके आया। उस महिला ने यह बताया कि जब मैं आदिवासियों के स्कूल खोलने के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आई, तो हमारे यहाँ आदिवासी इलाकों में पुलिस और सेना आकर कब्जा कर लेती है इमारतों पर। ध्यान से समझिएगा उत्तर प्रदेश के लोगों, आपके ही इसी राज्य के 1000-1200 किलोमीटर दूर आपके इस जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंड में क्या क्या हो रहा है और आज हो रहा है। और फूलन देवी को याद करते हुए मैं उस महिला को याद कर रहा हूं। उसने स्कूल खोला, गांव गांव आदिवासियों के बीच में जाकर कहा कि हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, तुम आओ अपने बच्चों को भेजो। उन आदिवासी लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे अगर दिन भर स्कूल में रहेंगे तो रात में हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा। तो उस महिला ने कहा कि हम रहने का हॉस्टल भी बनवाएंगे। तो एक हॉस्टल और एक सरकारी शिक्षिका बनकर के वो महिला अपने इलाके में जब शिक्षा की अलग जगाना शुरू की, पुलिस वाले आकर के, सेना वाले उस स्कूल की इमारतों पर छुपने लगते थे। तो आदिवासी इलाकों में नक्सल, और नक्सल को कहा जाता है कि वो डाकू हैं, गुंडे हैं। हम फूलन देवी पर बात कर रहे हैं साहब। अभी आते हैं और बताते हैं कि इस देश में डाकू और गुंडे का मतलब क्या होता है। जो अपने हक के लिए लड़े, जो अन्याय के खिलाफ लड़े, वो डाकू और गुंडा है। और जो 12-12 मुकदमा लेकर के जब मुख्यमंत्री बन जाए और अपना मुकदमा वापस करा ले, वो गुंडा नहीं है। 22 मुकदमा था। मैं कह रहा था ना, मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग सामने बैठे हुए हैं। अयोध्या को बनाएंगे विश्व नगरी, बनाओ, तुम्हारी सरकार है, तुम्हें कौन रोक रहा है। विश्व स्तर का मंदिर बनेगा, विश्व स्तर का नगर बनेगा, काशी, मथुरा, अयोध्या। अरे मैं कह रहा हूं, तुम्हें अगर इतना ही विश्व स्तर का बनाना था तो उत्तर प्रदेश में एक विश्व स्तर का विश्वविद्यालय बना देते, तो हम भी मानते कि तुमने कोई एक अच्छा काम किया। वो लोग डाकू और गुंडा की परिभाषा बताते हैं, जिनका मुख्यमंत्री बनने के पहले तक केवल चर्चा में इसलिए थे जो जाकर जहरीला बयान, मैं तो आजमगढ़ का हूं, मेरे बगल में ही गोरखपुर है, वहां का मठ गोरख मठ, और वो नाथपंथी लोगों का था। गोरखनाथ का वो पंथ है जो निर्गुण परंपरा से आते थे। और निर्गुण परंपरा मतलब जानते हैं, कबीर साहब का भजन गा रहे थे, हमारे साहब बैठे हुए हैं। निर्गुण परंपरा का मतलब होता है मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। सुनिए, इसका किसी मुख्यमंत्री से कोई रिश्ता नहीं। आसन मार मंदिर में बैठे, ब्रह्म छोड़ पूजन लागे पथरा, कनवा फड़ाए जटवा बढ़ाए। हालांकि इधर जटा नहीं है। कनवा फड़ाए जटवा बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गई न बकरा, और मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ों रंगैल, और गीता बाँच जोगी होई गई न लबरा, और मन ना रंगाए रंगाए जोगी
मैं किसी मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा, मैं कबीर की बात कर रहा हूं। तो कबीर की विरासत जिस नाथ परंपरा में थी, वो गोरखनाथ, जिन्होंने ब्राह्मणवाद, मनुवाद और तमाम तरह की सत्ता को चुनौती देते हुए वंचितों शोषितों का निर्गुण पंथ खड़ा किया था, उनका मठ था। पहले उस पर कब्जा और फिर मठाधीश होकर के यह बयान देना कि कब्र से उठा करके बलात्कार करेंगे। यही तो यूएसपी थी। वो गुंडे नहीं है, हमने नाम किसी का नहीं लिया है। हम तो पूछ रहे हैं साहब, अगर फूलन देवी गुंडा है, नक्सली अगर गुंडे हैं, तो ये राम मंदिर की रथ यात्रा निकालने के नाम पर जो हजारों लोगों को दंगे में मारा, वो कौन लोग थे? ये सवाल इस मंच से मेरा उन लोगों को है। और तब मैं उस महिला को याद कर रहा हूं फूलन देवी पर बात करते हुए। उस आदिवासी महिला ने कहा कि नक्सली हमसे कहने लगे कि तुम्हारे स्कूल में सेना और पुलिस के लोग आकर रुकते हैं, हम तुम्हारे स्कूल को गिरा देंगे। उसने नक्सलियों से कहा कि हमारे इलाके में तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा अगर शिक्षा नहीं होगी, इसलिए मैं स्कूल के लिए लड़ रही हूं, आप मेरा स्कूल मत गिराइए। नक्सलियों ने बाकी स्कूल गिरा दिए, उनका स्कूल छोड़ दिया, तो पुलिस वालों ने कहा कि ये नक्सलियों से मिली हुई है, ये भी नक्सली है, इसीलिए इसका स्कूल नहीं गिराया गया, और दोनों उनके दुश्मन बन गए। पहुंचिएगा मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं। उसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर झूठे मुकदमे किए। आजाद भारत की बात बता रहा हूं, 2005, 6, 7 की सलवा जुडूम चलाया था आदिवासियों और नक्सलियों को खत्म करने के लिए। और नक्सली क्या मांग कर रहे थे कि ये जल जंगल जमीन हमारी है, तुम विकास के नाम पर हमारी जल जंगल जमीन हमसे मत छीनो। जैसे हमारे साथी जो अयोध्या के हैं, जो बोल रहे थे कि हमारी जमीन छीन रहे हैं क्योंकि वहां राम मंदिर बनने वाला है। हमने, और बहुत अच्छा उन्होंने कहा, जहां जहां राम मंदिर का विवाद है वहीं वहीं तथागत बुद्ध और अंबेडकर की मूर्ति रख दो, आधा विवाद तो उसी समय खत्म हो जाएगा। भाई हमें अवैध कब्जा नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारा है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और मैं तो जब इस कार्यक्रम में आने वाला था, मुझे एक पर्ची भी भेजी है कि अयोध्या बार एसोसिएशन के दर्जनों वकील साहब लोग आए हैं। एक तो पर्ची दिया उन्होंने, उसमें सारे यादव जी लोग हैं, लेकिन अच्छा है, स्वागत है। नीरज भाई कह रहे थे कि जहां यादव ज्यादा होंगे वहां मैं नहीं जाऊंगा। मैं सोचने लगा कि अगर यादव ज्यादा जहां है वहां मैं नहीं गया, और आरएसएस का एक प्रचारक है कि कहा उठो यादवों तुम कृष्ण के वंशज हो, आओ हिंदू धर्म बचाने, तब क्या होगा? पता चला हम नहीं गए, उधर से कोई और लेके चला गया। इसलिए मैं हर मंच पर जाऊंगा और यादव जी लोगों से भी कहूंगा कि उठो यादवों, आपको थोड़ा दिल बड़ा करना है, नाक छोटी करनी है। अगर आप में ताकत है तो अपने से कमजोर पर वो ताकत नहीं, अपने से मजबूत पर वो ताकत आजमाओ और आको इस बहुजन एकता को बनाओ। तो ये जो वकील साहब लोग आए हुए हैं, सबका बहुत स्वागत। इतने वकील अगर अयोध्या में हैं तो भाई अयोध्या में फिर डरने की बात है क्या? आपके अपने लोग हैं, सीना तान के रहिए, गलत को बर्दाश्त मत करिए, इन सारे लोगों की जिम्मेदारी है। न्यायपालिका में आजकल फैसला तो ऐसा हो रहा है कि आज राम मंदिर के पक्ष में फैसला दो, कल राज्यसभा का सदस्यता ले लो, ये भी तो हो रहा है। भाई मैं वही सब बोल रहा हूं जो संसदीय भाषा में बोला जाता है, हालांकि डिक्शनरी नहीं बन गई है जिसमें तानाशाह को तानाशाह भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं फूलन देवी पर, तो करेंगे। तब मुझे वो सोनी सूरी की याद आती है जिसने कहा कि वो झूठे मुकदमे बनाकर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, पुलिस थाने में बलात्कार किया और उसकी योनि में पत्थर भर दिया। उस महिला के साथ यह अन्याय 2005, 6 और 7 में हो रहा था। मैंने पूछा उनसे कि आपको पता है फूलन देवी कौन थी? उस महिला ने कहा कि हमें ऐसे ही लोगों से ताकत मिलती थी। और मैं जब उनके बारे में जानी कि एक लड़की जिसका 11 साल की उम्र से बलात्कार होना शुरू होता है, शादी के नाम पर बलात्कार, गांव वालों का बलात्कार, पुलिस पकड़ कर ले जाती है, पुलिस थाने में बलात्कार, जब वापस मदद मांगने जाती है तो डाकुओं का एक गिरोह कब्जा करता है, वो बलात्कार करता है। इतना शोषण और अन्याय जिस पर हुआ,
वो आपकी नजर में अपराधी है और गुंडा है। फूलन देवी अपने इंटरव्यू में कहती हैं, मेरे ऊपर इतना जुल्म हुआ था और हर बार मैं यही सोचती थी कि न्याय मांगने किसके सामने जाऊं। पुलिस नहीं सुनती, गांव के लोग नहीं सुनते, कौन हमारे साथ खड़ा होगा। तो फूलन ने कहा कि कई बार मुझे यह लगा कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊं। और तब फूलन ने कहा कि लेकिन मुझे यह समझ में आया कि अब तक जाने कितनी महिलाएं ये सब सोचते सहते आत्महत्या करके मरती चली गई, मैं नहीं मरूंगी। गलत मेरे साथ हुआ है तो मैं सजा खुद को क्यों दूं, अब मैं उनको सजा दूंगी जिन्होंने मेरे ऊपर गलत किया है। और तब फूलन देवी ने कहा कि मैं उसका बदला लूंगी ताकि आने वाले वक्त में कोई फूलन देवी न बने। इसलिए हम फूलन देवी को याद कर रहे हैं। और इसलिए फूलन देवी ने, वो हमारे यहां तो सिनेमा भी बनता है, तो उसमें डायलॉग जब बोला कि भाई तुम कौन हो, तो वो काम चंबल से आए, ये लोधी जी आए हुए हैं वहां से मध्य प्रदेश से, आधा चंबल इधर है आधा उधर है। और वहां पर उन्होंने जब पूछा कि भाई चंबल से आए वहां तो डाकू रहते हैं, उसने कहा ना साहब, डाकू तो संसद में रहते हैं, चंबल में तो बागी रहते हैं। फूलन देवी एक बागी का नाम है और आज भी डाकू संसद में बैठे हुए हैं। करो हमारे ऊपर यूएपीए लगाओ, हमें भी जेल में डालो। हम तो उस सिनेमा की बात कह रहे हैं, हम तो उस सिनेमा का डायलॉग बोल रहे हैं। और यही बात फूलन देवी ने कही कि मैं बागी होकर के जब हथियार लेकर गई। और आज भी इस देश की विडंबना और विरोधाभास देखिए, निर्भया कांड हुआ दिल्ली में 2012 में, बलात्कार हुआ, निर्मम बलात्कार हुआ, सड़क पर लोग उतर गए और क्या नारा लगा रहे थे, बलात्कारियों को फांसी दो, नारा लगाया था ना। जब जब बड़ा मुद्दा बना, हमारे यहां तो हाथरस में एक बेटी को बलात्कार भी हुआ, उसको इलाज भी ढंग से नहीं मिला, वो मर गई, पेट्रोल डाल के आधी रात को बिना उनके घर वालों की सहमति के जला दिया। उस देश में कहां न्याय आज भी मिल रहा है। लेकिन फिर भी जब वो नारा लगाते हैं कि बलात्कारियों को फांसी दो, तो वो कौन सी हिंसा नहीं है। फूलन देवी ने अपना बदला लिया तो वो हिंसा है। अब मैं किस्सा बताता हूं वो क्या है। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, आप लोग गांव के लोग हैं साहब, मैं अक्सर समझता हूं कि हमसे ज्यादा मेहनत आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो जमीन पर लड़ रहे हैं ना। हम तो बाहर से आते हैं, आप हमें इतना इज्जत देते हैं। और मैं ये कहता हूं, ये इज्जत हमारी नहीं है, हमारे में क्या काबिलियत है। आज भी कह रहा हूं, मैं एक अच्छा इंसान होता, मेरे घर वाले ना होते तो वो ना होता, मेरे घर वाले ना होते तो पढ़ नहीं पाता, मेरे घर वाले ना होते तो कुछ नहीं कर पाता। मगर मेरे घर वालों के लाख मेहनत के बाद भी अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन ना होता तो मैं यहां नहीं होता और आपके सामने इतना सम्मान नहीं पा रहा। तो हम तो ताकत उनसे लेते हैं साहब, हम तो बोल के चले जाएंगे, लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं। आपको सैल्यूट करते हुए एक बात कह रहा हूं, जमीन पर किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश में एकेडमिया में बैठे बड़े बड़े प्रोफेसरों ने, मीडिया में बैठे बड़े बड़े पत्रकारों ने, संसद में बैठे बड़े बड़े कद के लोगों ने हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं किया, हमारे लोगों को अपमानित किया, फूलन देवी को अपमानित किया। और कैसे अपमानित किया साहब, दो वाकया बता रहा हूं। पहला अपमान, कहते हैं कि निर्दोष को मार दिया। फूलन देवी अपनी आत्मकथा में भी लिखती है, उन्होंने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी है, इंटरव्यू है, मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें उस किताब का डिटेल है, आप देखिएगा। और अपने भाषण में फूलन देवी ये बात बोलती हैं, मैं उस गांव बहमई गांव जाकर के उन गांव वालों से बार बार पूछती थी कि मैं जब जब अपने बलात्कारियों को खोजने आती हूं तब तुम मुखबिरी करके उन्हें गांव से भगा देते हो। 22 दिन तक मेरा इस गांव में बलात्कार हुआ। आज हम बोलेंगे तो हमें कहा जाता है कि भड़काने के लिए बोल रहे हैं। इस देश में गरीब कमजोर की भावना कोई भावना नहीं है क्या?
भावना केवल ये धर्म वालों की है, जिन पर कोई बात बोल दो तो धार्मिक भावना आहत हो जाती है, मुकदमा ठोक देते हैं। हमारे प्रोफेसर रतन लाल को जेल में डाल दिया धार्मिक भावना आहत करने के जुर्म में। नीरज पटेल पर इतना धार्मिक भावना का मुकदमा होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है। पता है क्यों नहीं हुआ? और रतन लाल 12 घंटे में क्यों बाहर आ गए? क्योंकि नीरज पटेल किसी पार्टी के नहीं है, किसी जाति के नहीं है। नीरज पटेल 85% लोगों की बात कर रहे हैं, रतन लाल 85% लोगों की बात कर रहे हैं। और जब 85% लोग खड़े हुए ना, रतन लाल को नहीं देखा कि वो दलित हैं। दिल्ली में जो खड़ा था, सुमित चौहान जी आए हुए हैं, हम लोग आधी रात को पहुंच गए वहां पुलिस थाने के सामने, और पुलिस वाले ने अंदर से मुझे फोन किया, अरे साहब सुबह होने का इंतजार तो कर लेते, आप लोग रात में ही थाना घेर लिए। आपकी ताकत ये है साहब, मैं आपको डराने नहीं, आपकी ताकत का एहसास कराने आया हूं। और 12 घंटे में उनको बेल हो गई। नहीं है हिम्मत कि नीरज पटेल को कोई छू दे, और छुएगा तो उसका भी जवाब मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, बेहमई जाकर जब फूलन देवी बार बार पूछती थी कि इस गांव में 12-22 दिन तक मेरा बलात्कार किया, तब इस गांव के कोई लोग बचाने क्यों नहीं आए? मैं चीखती रही, पुकारती रही, कोई बचाने नहीं आया। और तो और पूरा कपड़ा उतार कर पूरे गांव में नंगा घुमाया गया, तब तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारी नैतिकता पर क्यों चोट नहीं आई? तब गांव वाले क्यों बचाने नहीं आए? और उस दिन 14 फरवरी को जब फूलन देवी वहां अचानक पहुंची, तो पूरे गांव वालों को, वहां बारात चल रही थी साहब, उस बारात में वो सारे बलात्कारी आए हुए थे। और जैसे ही वहां फूलन के पहुंचने का संदेश मिला, उन्होंने उनको भगा दिया पीछे से। उस समय भी फूलन ने उन सबों से कहा था, मैं जिनको खोजने आई हूं, नाम लेके उन्होंने बोला था, मैं नाम भूल रहा हूं, लाला राम, दीना राम, ऐसे लोगों का नाम भी क्या अपनी जबान से ले। फूलन देवी ने कहा कि उन्हें आप बाहर सामने खड़ा कर दो, हम उन्हीं को मार देंगे, हमें बदला लेना है। गांव वाले बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं, तो जो आज भी कहते हैं कि फांसी दो, जब बलात्कार का बदला लेने के लिए फूलन देवी ने शस्त्र उठाया, तो फूलन देवी को गुंडा कहा गया। इस विमर्श को बदलने की जरूरत। लेख लिखे गए फूलन देवी के खिलाफ। और दूसरा वाकया तब आता है, 11 साल फूलन देवी जेल में रही। 11 साल फूलन देवी ने जब आत्मसमर्पण किया, देखो औकात तो उनकी इतनी ही थी कि फूलन देवी ने बदला भी ले लिया और डंके की चोट पर खड़ी भी रही। पुलिस वालों के पास फूलन देवी की एक फोटो और एक तस्वीर तक नहीं थी। यह हिम्मत थी उनकी, कुछ नहीं कर पाए। और तब भी फूलन ने कहा, इंदिरा गांधी की सरकार थी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के, और यहां पर मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगी मध्य प्रदेश में। फूलन देवी अगर किसी जाति के खिलाफ होती तो अर्जुन सिंह के सामने वो आत्मसमर्पण क्यों करती? अर्जुन सिंह के सामने अपना हथियार डालकर पैरों में फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था। आज हमें कुछ लोग सीख देने आते हैं कि हम जातिवादी हैं। अरे नहीं मूर्खों, हम तो बीपी सिंह और अर्जुन सिंह को भी अपना नायक मानते हैं। विचार से जो हमारा है वो हमारा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कौन से बहुजन थे? राहुल सांकृत्यायन कौन से बहुजन है? भगत सिंह कौन से बहुजन थे? वो हमारे हैं, क्योंकि विचार से वो हमारे हैं। रामनाथ कोविंद बन जाओगे तो भले ही तुम राष्ट्रपति बन जाओ, तुम हमारे नहीं हो सकते। जब हाथरस पे तुम एक शब्द नहीं बोले। रामनाथ कोविंद जी महामहिम जी के रहते हुए 3 उपलब्धि सुमित जी ने बड़ी अच्छी हेडिंग लगाई। मैंने कहा उनके राष्ट्रपति रहते 3 उपलब्धि है। SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट से छेड़खानी उनके काल में हुई। 2 अप्रैल का भारत बंद आपको करना पड़ा था कि नहीं? 13 पॉइंट रोस्टर उनके काल में आया। 5 मार्च का भारत बंद आपको करना पड़ा था कि नहीं? और तीसरी और महान उपलब्धि, राम मंदिर बनेगा, इसका फैसला आ गया। ये हमारे लोग हैं क्या? हाथरस में हुआ, आप एक शब्द नहीं बोले। अरे भाई, बाहर से किसी ने बुलाया था, और KN नारायणन भी इस देश के दलित राष्ट्रपति थे, फिर भी उन्होंने कहा कि हम ऐसे दंगों के खिलाफ खड़े हैं। और KR नारायणन ने वो फाइल 3-4 बार लौटाई जिसमें SC ST OBC के हक के साथ छेड़खानी की जाए। हम जातिवादी नहीं है, जातिवादी तो तुम हो। और जब वो सारा कांड हुआ, फूलन देवी ने आत्मसमर्पण कर दिया। फूलन देवी ने केवल एक शर्त रखी थी,
हमारे किसी भी सदस्य को मौत की सजा ना हो और हमें उत्तर प्रदेश में ना रखा जाए। 11 साल 4 सीट तक फाइल नहीं की, कोई मुकदमे की सुनवाई तक नहीं हुई। जब जुल्म है तो साबित तो करो, मुकदमा तो लड़ो, उनको सजा तो सुनवाओ, कुछ भी नहीं हुआ। और तब वाकई एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहा हूं जिसको इस मंच से जरूर याद किया जाना चाहिए, कम से कम उतने काम का जितने काम का तो वो हकदार है। उस समय एक व्यक्ति, वो अलग व्यक्ति है, उसको मैं खोजता हूं, उसे याद करता हूं। वो चौधरी चरण सिंह की विरासत से राजनीति शुरू करता था। उसने पहलवानी की थी और राजनीति का पहलवान बना था। उसने राम मंदिर के आंदोलन के नाम पर बाबरी मस्जिद ढहाने जाने वाले आतताइयों के ऊपर गोली चलवा करके माइनॉरिटी के मन में संविधान के प्रति आस्था और विश्वास को दृढ़ करने की हिम्मत का फैसला लिया था। उस मुलायम सिंह यादव को मैं यहां से याद करूंगा। और उस मुलायम सिंह यादव ने यह हिम्मत दिखाई कि सारे मुकदमे वापस कराए फूलन देवी के, और 1996 में मिर्जापुर से जाकर कहा कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ो और संसद में जाओ फूलन देवी, तुम्हें एक नया अवतार मिलेगा। बड़े बड़े लेख लिखे गए साहब दिल्ली में लेख लिखे गए कि यूपी का गुंडा अब जेल से गुंडों और डकैतों को निकाल करके संसद में डकैतों को बैठाने जा रहा है। ऐसे लेख लिखे गए। ये लोग भूल गए अपना इतिहास। समाजवाद का पाठ जिन्होंने लोहिया और जेपी से पढ़ने का दावा किया, वो लोग समाजवाद के संघर्षों की जमीन भूल गए। तो हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि उन लोगों के समाजवाद की याद दिलाया जाए जो उनकी अपनी विरासत में है। और तब मुलायम सिंह यादव खुद प्रचार करने गए और कहे कि डकैत कौन है इसकी परिभाषा हमें मत दो, फूलन देवी हमारे नायक है, हमारी वीरांगना है, और फूलन देवी जीतती हैं और उसके बाद संसद में पहुंचती हैं। आज के लोगों को हिम्मत है क्या? ढंग से पूछिए जाके समाजवादी पार्टी के कार्यालय में फूलन देवी को कितने लोग याद कर रहे हैं। ये ताकत और विरासत का सवाल है साहब। और जब फूलन देवी लड़के वहां पहुंचती हैं और उस समय तब दुनिया को पता चला, देश को पता चला कि वो फूलन देवी जब जेल में थी तो जेल में जितनी महिलाएं बंद थी उन महिलाओं के हक के लिए आंदोलन करती थी। फूलन देवी जब सांसद बनी तो उन्होंने एक पूरी कमेटी बनाई फूलन देवी ने कि जितनी भी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं वो मेरे पास आए, मैं उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ूंगी। फिर भी इस देश ने फूलन देवी को कभी महिलाओं का मसीहा नहीं बनाया। जेंडर डिस्कोर्स पर इस देश में बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं, महिला मुक्ति के लिए बड़े बड़े नाम लिए गए। और मैं दिल्ली से आया हूं और दिल्ली वालों के बिना दिल होने का एक दावा कर रहा हूं। दिल्ली वाले भीतर से बहुत खोखले होते हैं साहब। मैं तो चाहता हूं मेरे अंदर मेरा छोटा सा उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा आजमगढ़, मेरी अपनी भोजपुरी की मिट्टी कायम रहे ताकि दिल्ली वालों की बिना दिल जैसा न हो जाऊं, वरना मैं भी कहीं बिक कर उनका गुलाम न हो जाऊं। उन दिल्ली वालों ने कभी न्याय नहीं किया कि फूलन देवी एक महिला आइकॉन की तरह इस देश में क्यों नहीं याद की जानी चाहिए। महिलाओं की मुक्ति की लड़ाई में फूलन देवी कहीं नहीं नजर आई। और फूलन देवी के ये बड़े काम थे जिसको इस देश ने कभी बताया ही नहीं। महिलाओं की मुक्ति की लड़ाई, घरेलू हिंसा के खिलाफ जो लोग लड़ रहे महिलाओं के लिए उन्होंने, और तीसरा बड़ा काम एकलव्य सेना बनाई थी फूलन देवी ने। फूलन देवी ने एक भाषण में कहा, एकलव्य तो हमारे पुरखे थे जो बिना गुरु के भी अपनी कला में माहिर थे, बिना दीक्षा दिए भी एक ऐसा गुरु जिसने अंगूठा काट लिया था, हम उस एकलव्य के वारिस हैं, इसलिए फूलन देवी ने एकलव्य सेना बनाई। पता है आपको, शुरुआती दौर में फूलन देवी दुर्गा की पूजा करती थी। अब फूलन देवी से वर्तमान पर लौटकर बात खत्म करूंगा। दुर्गा पर पूजा करती थी। जब वो चंबल में रहती थी तो वो दुर्गा को मानती थी। नागार्जुन ने एक कविता भी लिखी है। उस कविता में उन्होंने उसकी तुलना, फूलन देवी की तुलना दुर्गा से की। और उस दुर्गा से करते हुए फूलन देवी ने, जब वो सारा काम फूलन देवी का एकलव्य सेना के साथ तमाम तरह की महिलाओं की मुक्ति के काम, और जब फूलन देवी लोगों के बीच जाने लगी और लोगों को एक आत्मविश्वास देने लगी कि महिलाओं तुम शर्माओ मत, झुको मत, तब मुझे सोनी सूरी याद आती है। गूगल करके घर जाके पढ़िएगा साथियों, 2008, 9, 10 की लड़ाई के बाद सोनी सूरी को 2011, 12, 13 में जेल में बलात्कार का शिकार होना पड़ा। और सोनी सूरी जब वापस लौट करके अपने आदिवासी इलाके में जाती हैं
तो आज मैंने जब सोनी सूरी से पूछा ना कि सोनी दीदी वहां जाकर क्या बदलाव नजर आता है, तो पता है सोनी सूरी ने क्या कहा कि पहले पूरे बस्तर के इलाके में एक सोनी सूरी थी, अब बस्तर के हर एक गांव में एक सोनी सूरी खड़ी है। इसलिए इस मंच की सफलता, इस आयोजन की सफलता इस बात में नहीं है कि आप हम लोगों का भाषण सुनकर चले जाएं। हम लोग तो भाषण देने के लिए ही जाने जा रहे हैं आजकल। अब एक को चुनाव लड़े नहीं है, पैसा रुपया है नहीं। और मैं तो कई बार आश्चर्यचकित था कि जो मैंने YouTube पर, फेसबुक पर एक साल में पिछले बोला उसमें कोई नई बात नहीं बोली। ये तो भारत भर में सब लोग जानते हैं। फिर मेरे पास देश भर से इतने फोन क्यों आने लगे, फिर मुझे पूरे देश में बुलाया क्यों जाने लगा, जहां जाता हूं इतना सम्मान क्यों मिलने लगा। तब मुझे पता चला एक जनरेशन गैप हो गया था साहब। पुरखे लड़े थे तो हम यहां पहुंचे, हमारे लोग लड़ना भूल गए, इसलिए हमें इज्जत मिल रही है कि आओ आप जैसे लोगों की जरूरत है, लड़ाई लड़ो ताकि आने वाले वक्त तक के लिए कुछ विरासत बचे। वरना हमारे पास क्या है सम्मान पाने के लिए? यह सम्मान तो आपका बड़प्पन है। और यह सम्मान इसलिए कि फूलन देवी पर पिछले साल जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे पास धमकी आई कि तुम फूलन देवी पर वीडियो बना रहे हो। और जैसे ही धमकी वमकी आती है तो कई बार हौसला बढ़ जाता है कि लगता है गाड़ी एकदम सही पटरी पर है और इसे और तेज दौड़ाना। हम लोग डरने वाले हैं क्या? मंच पे आज जैसे ही आके बैठा वैसे ही मैसेज खोला तो नीरज को मैंने दिखाया, देखो नीरज भाई पहले ही ऊपर दिख रहा है गाली आई हुई है, फूलन देवी की वीडियो पे गाली आई। अरे हम उस विरासत के लोग हैं। तथागत बुद्ध को मारने की कोशिश की, कबीर को मारने की कोशिश की, ज्योतिबा फुले को मारने की कोशिश की, पेरियार को मारने की कोशिश की, अंबेडकर के खिलाफ खड़े रहे, भगत सिंह के खिलाफ खड़े रहे, मंडल के खिलाफ खड़े रहे। हमारे पुरखे इनके बाप दादाओं से नहीं डरे तो हम लोग क्या इनसे डरने वाले हैं क्या? आंख में आंख डाल करके सच बोलेंगे। इसलिए फूलन देवी पर बोलने आपके बीच में आया हूं। कल तक 102 डिग्री बुखार था, दवा खा के आया क्योंकि अपने को रोक नहीं पाया। क्योंकि यहां बोलते हुए आपको क्या महसूस हो रहा है मुझे नहीं पता, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अपनी जड़ों को महसूस कर रहा हूं और अपने को ताकत महसूस कर रहा हूं। इसलिए मैं आपके बीच में आया। और उस फूलन देवी ने जब ये ठान लिया कि मुझे क्रांति करनी है तो पूरे उत्तर भारत में खासकर रामविलास पासवान को राखी बांधते थे। पटना में लालू प्रसाद यादव ने जाकर के एक बड़ा सम्मेलन बुलाया और उसकी अध्यक्षता करने के लिए उन्होंने चुना तो फूलन देवी को चुना था। ये एक एका थी। कहां गए वो मुलायम सिंह यादव, कहां गए वो लालू प्रसाद यादव, कहां गए वो रामविलास पासवान, और कहां गए उनके वारिस जो जिनकी विरासत ऐसे लोगों की थी? आज वो कहां अपने को कमजोर बनाए बैठे हुए? ये मेरा सवाल है उनसे। आज आप अपनी विरासत को क्लेम नहीं कर पा रहे और आप कहते हो परशुराम का फरसा पकड़ के वोट मिल जाएगा। CSDS का सर्वे कह रहा है कि 90% ब्राह्मणों और ठाकुरों ने वोट दिया है फूल पर और आपको बना दिया फूल, और आप चले थे परशुराम का फरसा पकड़ करके समाजवाद लाने। आजकल दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक बहुजन से सर्वजन करा रहा है, एक परशुराम की कटार पकड़ रहा है। ऐसे क्या सामाजिक न्याय होगा उत्तर प्रदेश में? मैं तो आजमगढ़ से आया हूं, जाके देखिए अभी आजमगढ़ के उपचुनाव में एक ऐसे व्यक्ति को सांसद बना दिया जिसका केवल एक काम था, वो आपके नेता को गाली देता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप दोनों लड़ रहे, और दोनों इसलिए लड़ रहे क्योंकि समाज उनको लड़ने दे रहा है। हम आप भी तो लगता है हमारी बिरादरी के नेता हैं, वो तो यदुकुल गौरव है साहब, उनके खिलाफ कौन जाएगा? अरे कॉलर नहीं पकड़ो, बच्चा रोए ना तो मां भी दूध नहीं पिलाती। हम ऐसे नालायक लोग हो गए कि हमारे नेता हमारे वोटों का सौदा करते हैं। नई नई पार्टियां बनी है। निषाद पार्टी का तो जिक्र नीरज पटेल ने कर दिया। एक निषाद पार्टी उधर भी बनी हुई है, गोरखपुर से चले थे, पता नहीं वाया मठ चले थे कि कहां से चले थे, लखनऊ पहुंच के पूरा एक भाई बड़का भाई छोटके भाई कर रहा है, भैया आओ इधर सम्मान मिली, भैया भी इधर से चल दिए उधर सम्मान मिली। सम्मान का सौदा करने का मतलब, आप किसी पार्टी से नाराज हो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप अपने वैचारिक दुश्मनों के साथ खड़े हो, आप भले ही हमारी जाति को, हम कभी आपके साथ नहीं खड़े हो। ये ईमानदारी का तकाजा फूलन देवी को याद करने का। और तब फूलन देवी ने गांधी मैदान के जो भाषण दिया था, उस भाषण को याद कर रहा हूं।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक लेख लिखा है। उस लेख में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लिखते हैं, इस देश की महिलाओं को सीता और सावित्री बनने की जरूरत नहीं है। इस देश की महिलाओं को अगर किसी महिला से सबक लेना है तो वह द्रौपदी, उससे सबक लो। अपने मान सम्मान से समझौता नहीं किया। भले ही महाभारत हो गया, भले ही लाखों लोग मारे गए, लेकिन एक औरत ने अपना वजूद गिरने नहीं दिया। हमारे लोगों को कहा जाता है, पढ़िए गीता, बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो पड़ रीता, निज घर बार बसाइए और जाइए। महिलाओं को गुलाम बनाया हमने, आपने। एक कविता पढ़ता हूं, सुनिए। छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, द्युत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, ध्यान से समझिएगा इसका मैसेज, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है, होठ सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये आंसू तेरे, किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। फूलन देवी पर कार्यक्रम करने का मकसद यह है साथियों, अपने घर की महिलाओं को ताकतवर बनाइए। आप अपने घर की बेटे बेटियों को इसी कार्यक्रम में देखिए, मुश्किल से 5% भी महिलाएं नहीं है। अच्छा है कि महिलाओं ने आगे सीट कब्जा कर रखा है। हमारी एक साथी यहां अध्यक्षता कर रही है और एक साथी बैठी हुई है। मैं हर उस मंच को खराब मंच मानता हूं जिस पर केवल पुरुष बैठे हो। नीरज भाई ने क्योंकि जाति वाली बात तो आपको बता ही दी है। कोई जाति की महासभा करके अगर इतना ही यादव महासभा ताकतवर थी तो 2-4 तो प्रधानमंत्री अपना बनवा ली होती। भाई मैं तो एक खुली खरी बात कह रहा हूं, यादव जी लोग इतने ही ताकतवर हैं तो 2-4 तो विजय माल्या और ललित मोदी बना लिए होते, जो पैसा लूट करके विदेश भाग जाता। नहीं है ना साहब, हम कहां ताकतवर हैं। पिछली सरकार पे तो इनके ऊपर आरोप लग गया कि हर थाने में डीएम एसपी यादव भर दिया। अरे तुम किस बात की राजनीति कर रहे हो, तुम 5 साल से विपक्ष में हो। हर थाने की लिस्ट तुमको भी जारी कर देनी चाहिए थी कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सारे ठाकुर डीएम एसपी भर दिए। तुम भी तो लिस्ट जारी करते, किसने रोका है तुम्हें। तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहे। हर आप जाओ थाने में, आपकी सुनवाई है क्या। आपकी जाति के आगे जो नाम लगा है ना, उससे तय हो रहा है कि आपको क्या सुनवाई मिलेगी। यह है रामराज। इसलिए मैं फूलन देवी को याद करते हुए जाते जाते बस यही कह रहा हूं, समझाने की बात है। हमारे यहाँ कहावत चलती है, अहिर गड़ेरिया कुर्मी चोर, धर सारे का टंगरी तोर। भोजपुरी समझते हैं ना। अगर ओबीसी, अहिर गड़ेरिया कुर्मी चोर, ये 4 लोग हुए ना, और धर सारे का टंगरी तोर, ये किसने बनाया था। ये हमने बनाया। लोधी भी जुड़ा, सब जुड़े ही हैं, बस नाम अपना अपना रिप्लेस कर लीजिए। किसने बनाया। बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से। किसने बनाया है ये कहावत। हमारे लोगों ने बनाया था क्या। हम लोग तो जाति के शिकार हुए हैं। लेकिन साहब अब वक्त इस बात का नहीं है कि अब केवल, और नीरज भाई ने बिल्कुल सही कहा, आलोचना करने को तो मैं तो प्रधानमंत्री गृह मंत्री का नाम लेकर के हर जगह बोल रहा हूं। उनको हिम्मत है तो कुछ करें, हम डरते नहीं। लेकिन इस मंच का उपयोग हम किसी और को आलोचना करने के लिए क्यों दें। वो तो अपना काम कर रहे हैं साहब। उसको 370 हटाना था, हटवा दिया। उसको राम मंदिर बनवाना था, बनवा दिए। उनको मुसलमानों को इस देश में दुश्मन बनाकर पेश करना है ताकि हर हिंदू को एकजुट करे, वो कर रहे।
उनको आपको अहिर, कुर्मी, कोयरी, लोधी, पासी, निषाद, मल्ला, केवट, इन सारी जातियों को सबक सिखाना है। उनका आरक्षण खत्म कर दिया, उनकी शिक्षा बेच दी, उनका रोजगार खत्म कर दिया। वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे, कल को वो हिंदू राष्ट्र बना देंगे। वो तो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आप दिल्ली की सड़कों पर संविधान की प्रतियां फाड़कर जला दो, आपके ऊपर मुकदमा नहीं होगा। आप दिल्ली में भगवा नाम का संविधान लेकर के लहराओ कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान झूठा है, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। आप धर्म संसद करो और कहो कि इस देश के मुसलमानों को मारो काटो, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। आपकी प्रवक्ता क्या क्या बोल देती है मुसलमानों पर, दुनिया भर में थू थू हुई, वो जेल नहीं जाएगी। जेल जाएगा तो कोई जुबैर, जेल जाएगा तो कोई उमर खालिद, जेल जाएगा तो प्रोफेसर हैनी बाबू जो ओबीसी है, जेल जाएगा तो प्रोफेसर अनंत तेलतुंबड़े जो दलित है, जेल जाएंगे तो आदिवासी, जेल जाएंगे तो आपके अपने जिले में खोज लीजिए, सबसे ज्यादा आपकी जेलों में, आपके जिले की जेल में जो SC ST OBC है वो बंद होंगे। सबसे ज्यादा मुकदमे किसके ऊपर हो रहे हैं, जाके देखिए अपने गांव में। इसलिए साहब वक्त इस बात का नहीं है कि उनकी आलोचना करते चले, वक्त इस बात का है कि अब हमें इसलिए सड़क पर आने की जरूरत है क्योंकि हमें अपने आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल बचाना है। आपने इस कार्यक्रम में लिखा है ना, आधी आबादी के बिना कोई सम्मान नहीं, महिलाओं के बिना कोई सम्मान नहीं, और कार्यक्रम में आए हैं महिलाओं को नहीं लेके आए। नीरज भाई की बात से सहमति जता रहा हूं। अब हमारे यहाँ क्या है, हम तो भाई देखिए ऐसे घर में पैदा हुए, आधा तो संयोग भी होता है। मेरा घर ऐसा जिसमें कबीर पंथी निर्गुण परंपरा के गुरु थे, उनसे हमारे घर वाले दीक्षा लिए थे। तो बचपन से हमने अपने घर में किसी देवी देवता की तस्वीर ही नहीं देखी, कोई तस्वीर नहीं थी। मेरी माँ ने कभी कोई तीज व्रत त्योहार कुछ किया ही नहीं। और मेरे पिताजी ठहरे कॉमरेड, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी, लेनिनवादी थे, भगत सिंह के मानने वाले। दोनों में कोई कर्मकांड ही नहीं। एक बार क्या हुआ, अब मैं खत्म करूंगा, बहुत समय नहीं लूंगा, बस एक दो किस्सा सुना दूं। एक बार हमारे घर पे कुछ लोग पिताजी के दोस्त आए और उसमें एक मुसलमान था, एक दलित था, मैं छोटा सा था। तो उनके जो पानी पीने के लिए ले गए चाय, तो उसमें 2 कप जो है शीशे के थे, बाकी सब स्टील के। पिताजी वापस लेके आए आंगन में और उसके बाद पूछा कि ये 2 कप अलग क्यों हैं। तो अंदर से आवाज आई कि उसमें एक मुसलमान है, एक दलित है, इसलिए। पिताजी ने दोनों कप ऐसे पकड़ा, आंगन में तोड़ दिया, फर्श पे गिर के टूट गया, और उन्होंने अपने स्टील वाले कप में उनको पिला दिया और कहा कि आज के बाद अगर यहाँ इस घर में कोई शीशे का बर्तन आया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम तो बचपन में ये देख के बड़े हुए थे। हमारे पिताजी हमको उंगली पकड़ करके दलित बस्तियों में ले जाते थे, जबकि सच्चाई ये है कि आपके गांव में चलकर देखिए, ओबीसी घरों के लोग दलितों की बस्ती में नहीं जाते, कम जाते होंगे। पढ़े लिखे समझदार लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आम प्रचलन नहीं है ना, एक गैप बना हुआ है, एक गैप है, कल्चर का गैप है साहब। हमें उस गैप को दूर करना है।